नमस्कार। आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं में होने वाले गंभीर दस्त का एक सामान्य कारण है रोटा वायरस। जी हाँ, रोटा वायरस की वजह से सबसे अधिक मौतें विकासशील देशों में होती हैं। रोटा वायरस क्या है, कैसे फैलता है, इसके लिए कौन सी नई वैक्सीन आई है, इन सभी बातों के बारे में जागरूकता बहुत आवश्यक है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय डायरिया से बचाव हेतु रोटा वायरस के विरुद्ध नई वैक्सीन। जी हाँ, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपके और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ इस स्टूडियो में आए हुए हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण डॉक्टर वेद प्रकाश जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। और दर्शकों, इस महत्वपूर्ण विषय पर यदि आपकी भी कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, रोटा वायरस से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन करके, जिसके लिए जल्दी से नोट करना होगा आपको हमारा फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, इस प्रकार हैं 0522-220-5756, 0522-2288-698, 0522-407-6802। और दर्शकों, जब आप हमें फ़ोन करें, प्रश्न को छोटा रखें और अपने टीवी की आवाज़ को धीमा कर लें, जिससे हम आपकी आवाज़ को आराम से सुन सकें। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, रोटा वायरस की हमने बात की, सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए, है क्या? रोटा वायरस एक वायरस है, विषाणु है जी जिसके कारण बच्चों में अक्सर डायरिया हो जाता है, दस्त की बीमारी हो जाती है। जी वैसे तो कई वायरस और दूसरे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों को डायरिया हो सकता है, जी लेकिन रोटा वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके कारण होने वाला डायरिया थोड़ा सा गंभीर प्रवृत्ति का हो सकता है जी और कई बार उचित समय से इलाज न मिलने पे बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। जी इसलिए बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जी और इसीलिए इसके लिए वैक्सीनेशन की भी आवश्यकता है। जी तो गंभीर दस्त के लिए रोटा वायरस जिम्मेदार है, तो जो डायरिया होता है इसकी वजह से उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचाने कि ये रोटा वायरस की वजह से है? रोटा वायरस से होने वाला दस्त भी अन्य डायरिया जैसे ही है, किसी भी अन्य कारण से। बहुत से वायरस हैं जिसकी वजह से दस्त हो सकता है, जी तो ये दस्त भी वैसे ही होता है और कई बार ये सामान्य प्रकृति का भी हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में ये गंभीर तरह का दस्त हो सकता है, साथ में उल्टियाँ और बुखार भी हो सकता है जी और समय पे उसका उचित इलाज ना मिलने पर बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। इस दस्त होते ही बच्चे को डॉक्टर को तुरंत दिखा लेना चाहिए कि कौन सा गंभीर दस्त है, रोटा वायरस की वजह से है या जो भी है, इस तरह की कुछ बात है? हाँ, दस्त होते ही सबसे पहले तो ORS या अधिक से अधिक पीने की चीज़ें देना चाहिए जी और अगर डॉक्टर के पास तुरंत जाना संभव नहीं है तो आसपास ANM बहन जी वगैरह होती हैं उपकेंद्र में, उनको भी दिखाया जा सकता है। जी और यदि उसमें लाभ न मिल पा रहा हो तो डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज कर लेना चाहिए। कई बार बच्चे को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और इतना गंभीर दस्त है डॉक्टर साहब, किस आयु वर्ग के बच्चों में सबसे अधिक खतरा होता है रोटा वायरस के फैलने का? 1 वर्ष तक के बच्चे में सबसे अधिक खतरा होता है जी अगर बच्चे को इसका वैक्सीन नहीं मिली हुई है। प्रत्येक बच्चा पैदा होने के बाद प्रथम 1 वर्ष में जी 2 से 3 बार डायरिया का शिकार होता है। इसके कई सारे कारण होते हैं, चाहे वो बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार का हो या किसी धनी परिवार का हो। हर एक बच्चे में देखा जाए तो 2 से 3 बार तक दस्त होता ही है, लेकिन जो गंभीर प्रवृत्ति के दस्त हैं रोटा वायरस की वजह से होते हैं, इसके लिए वैक्सीन देने की आवश्यकता होती है जिससे कम से कम ये दस्त ना हो। जी और डॉक्टर साहब, आपने वैक्सीन की बात की, तो सबसे पहले दर्शकों को नई वैक्सीन जो आई रोटा वायरस के लिए, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ जी, एक्चुअली ये नई वैक्सीन तो बिल्कुल नहीं है, पहले से ये प्रचलन में है और दूसरे देशों में दी जाती रही है। हमारे यहाँ भी बहुत से प्राइवेट चिकित्सक इसको देते हैं, अपने टीकाकरण कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं, लेकिन काफ़ी महंगी होने के कारण सभी बच्चों को नहीं मिल पाती है। तो नई इस प्रकार से है कि हमारा जो देश है और प्रदेश है, इसके जो नियमित टीकाकरण का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय टीकाकरण का कार्यक्रम है, उसमें इसको शामिल किया गया है और अब ये प्रत्येक बच्चे को मिल पाएगी जी। ये उसमें नया है। तो इस वैक्सीन के बारे में अगर हम बताएं तो बहुत ही सरल विधि है इसकी। सबसे पहली बात तो सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि कोई इंजेक्शन नहीं लगाना है, केवल मुंह से ये खुराक दिया नहीं। जिस तरह से पल्स पोलियो की खुराक या पोलियो की खुराक दी जाती है 2 बूंद, उसी तरह से मुंह के माध्यम से केवल 5 बूंदें दी जानी है। इसके लिए बच्चे को अलग से लेके जाने की भी आवश्यकता नहीं है।
प्रत्येक बच्चे को टीकाकरण के लिए ले जाना होता है। जी। और जैसा कि पिछली बार भी वार्ता हुई थी और सभी लोग जानते हैं कि बच्चे को 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की उम्र में टीकाकरण के लिए ले जाना होता है। जी। तो उसी समय बाकी वैक्सीन्स के साथ में रोटा वायरस की वैक्सीन भी दी जानी है। और ये तीनों समय 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की उम्र में बच्चे को 5-5 बूंद मुंह से पिलाई जाएगी। जी, बहुत सरल तरीका है। और डॉक्टर साहब इसी के साथ एक फ़ोन ले लेते हैं। हमारे साथ सीमा जी हैं फ़ोन लाइन पे फैज़ाबाद से। हेलो। हेलो जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीमा जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि ये जो रोटा वायरस का वैक्सीन है, इसका कोई फीस वगैरह पड़ती है, कोई शुल्क है या फ्री में लगता है? और अगर कोई बच्चा छूट गया है, हम नहीं लगवा पाए हैं, तो कैसे और कब लगवाएं? जी, बिल्कुल। हाँ सीमा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पहली बात तो मैं बता दूं कि जो सरकारी संस्था के द्वारा आप कहीं भी लगवाएंगे इसको, चाहे वो जिला चिकित्सालय हो या CSC, PSC या उपकेंद्र या फिर गांव-गांव में या कम्युनिटी के अंदर भी जो टीकाकरण के सेशन लगाए जाते हैं, कहीं भी आप लगवाएंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त है। जी। और दूसरी बात यह है कि अगर बच्चा छूट गया है और 1 साल से कम का है तो उसको ये वैक्सीन दी जाएगी। अगर 1 साल से अधिक का है तो उसको देने की आवश्यकता नहीं है। जी। एक बात और है कि अगर 1 वर्ष से कम में बच्चे को 1 खुराक मिल गई है तो उसके बाद 1 साल पूरा होने के बाद भी उसको बाकी 2 खुराकें दी जाएंगी 1 माह के अंतर पे। जी, मीन्स डोजेस छूट गई हैं तो उन्हें बाद में दिया जा सकता है। हाँ जी। जी। और सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस रंग की वैक्सीन होती है ये भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। सामान्यतया तो ये वैक्सीन गुलाबी रंग की होती है। जी। लेकिन ये नारंगी या हल्के पीले रंग की भी हो सकती है। जी। और इनमें से किसी भी रंग की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैक्सीन तीनों तरह की सही है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बात करते हैं रोटा वायरस, ये जो बच्चों में फैलता कैसे है? जी। रोटा वायरस का जो फैलने का तरीका है, अधिकतर दूषित जल या दूषित खाने से फैलता है, या कई बार हाथ वगैरह गंदे होते हैं बच्चे के या माँ बाप के जो उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो उससे ये संक्रमण हो सकता है। जो हार्ड सरफेसेस होते हैं उनमें ये जो वायरस है बहुत देर तक जीवित रह सकता है। अच्छा, जब कभी भी हम लोग इसकी बात करते हैं किस तरह फैलता है या संक्रमण होता है, तो हमारा ध्यान खाने पीने की तरफ तो जाता है, लेकिन एक और बहुत बड़ा कारण है, तरीका है फैलने का। क्योंकि जो बच्चा छोटा होता है, 1 वर्ष से कम का होता है, उसकी आदत होती है हर एक वस्तु को मुंह में डालने की, चाहे वो उसका खिलौना हो या कोई और वस्तु हो, है ना। उसके भी कारण होते हैं, क्योंकि एक तो हर चीज़ को टेस्ट करना चाहता है और दूसरा उसके दांत निकल रहे होते हैं, तो एक इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से वो मुंह के अंदर दांतों के बीच में कुछ दबाना चाहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आसपास की जो भी वस्तुएं वहाँ पे उपलब्ध हैं, चाहे वो खिलौना ही हो, अगर उसको भी साफ़ सफाई से नहीं रखा गया है तो वो भी इसका कारण बन सकता है। तो बचाव का तरीका सबसे पहले तो, फैलने का तरीका ये है कि ये खाना पीना जो अगर संक्रमित है या हाथ गंदे हैं और हाथ साफ सफाई से खाना पीना होना चाहिए, और अगर इससे हम बचाव करें तो इसकी संभावना संक्रमण की कम रहेगी। जी। संक्रमण से बचने के लिए फिलहाल सफाई पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना। जी। और डॉक्टर साहब, प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डायरिया से बचाव हेतु रोटा वायरस के विरुद्ध नई वैक्सीन के बारे में, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका फ़ोन ले लेते हैं। सुमित्रा उन्नाव से। हेलो। हेलो जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमित्रा जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि रोटा वायरस से बचाव के लिए बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, और ORS घोल बनाने की विधि घर में बता दीजिए। जी। ठीक सुमित्रा जी, आपने 2 सवाल पूछे। पहले तो किस तरह से बचाया जा सकता है, तो एक तो अभी हाइजीन से संबंधित, साफ़ सफाई से संबंधित जानकारी मैंने दी, और दूसरा जो है ऑफकोर्स टीकाकरण। सबसे पहले टीकाकरण की बात है। ये टीका इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि बच्चों को इससे बचाया जा सके, और अच्छे से अच्छे हाइजीनिक कंडीशंस में भी बच्चे को ये रोग होने का खतरा रहता है। इसीलिए बच्चे को अगर 3 बार ये रोटा वायरस की वैक्सीन दे दी जाएगी तो उससे संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। तो बच्चे को आपको 3 बार ले जाना है, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की उम्र में, जहाँ भी टीकाकरण हो रहा है, जिससे ये 3 बार खुराक दे दी जाए रोटा वायरस की, और बच्चे की बचत हो सके रोटा वायरस के इन्फेक्शन से।
अब रही बात ORS बनाने की, तो उचित तो ये है कि ORS के जो पैकेट्स हैं ये उपलब्ध हैं। इनमें जो इसका कंपोजिशन होता है सही मात्रा में, जो नमक होना चाहिए और शुगर होना चाहिए, सभी चीज़ें रहती हैं, अन्य चीज़ें भी होती हैं इसमें, तो बेटर है कि ये दिया जाए। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि इसको कहीं से हमें खरीदना ही पड़ेगा। ये हर एक अस्पताल में और यहाँ तक कि गांव-गांव में ANM बहन जी और आशा के पास भी उपलब्ध है। और आपको पता है कि आशा जो है हर एक 1000 की पॉपुलेशन में रहती है, तो सभी के पास रखवाया गया है। जब कभी भी बच्चे को संक्रमण होता है तो आप उनसे तुरंत ORS के पैकेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो ORS का घोल बनाना ही आवश्यक नहीं। घर में जो भी हमारे पास पेय पदार्थ होते हैं जो बच्चे को दिए जा सकते हैं, उनमें से कुछ भी दिया जा सकता है, तो वो उतना ही कारगर होगा जब तक कि ORS हमें नहीं मिल पाता है। तो बच्चे को दूध देना, अगर माँ का दूध ले रहा है, अभी छोटा बच्चा है, तो उसको भी जारी रखना है। उसके अलावा अगर ऊपर का दूध लेता है तो वो भी ले सकता है, और दाल का पानी है, या अगर नारियल वाली जगह है नारियल का पानी है, या इस तरह की कोई भी चीज़ें, कोई जूस है, सूप है, वो दिया जा सकता है। पेय पदार्थ से उसकी पानी की कमी को पूरा करने के लिए ORS देना है। और अदरवाइज जो एक जनरल तरीका है, घर में नमक और चीनी और नींबू पानी मिला के। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर उपलब्ध है, उनसे बात कर लेते हैं। नंद स्वरूप जी हैं बाराबंकी से। हेलो जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नंद स्वरूप जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं नंद स्वरूप बाराबंकी गांव बसौली मेरा पता। मैं जानना चाहते हैं, जो छोटे बच्चों को दस्त चालू हो जाते हैं तो हम उनको कौन सा घोल बना करके दें जिससे हम उनको बचाया जा सके? जी बिल्कुल, अगेन घोल के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। ये अभी इसी पे बात हो रही थी एक्चुअली। तो अभी जैसा बताया गया है कि घर में जो भी उपलब्ध हैं वो आप पेय पदार्थ उसको दे सकते हैं जी। ठीक है जी। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ दर्शकों को ये भी बताइए कि डायरिया जब फैलता है तो क्या कोई खास मौसम होता है, या ये कभी भी बच्चों को हो सकता है गंदगी से? कभी भी हो सकता है, लेकिन रोटा वायरस का जो संक्रमण है वो अधिकतर सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होता है जी। और वैसे पूरे साल कभी भी हो सकता है। अच्छा, सर्दियों के मौसम में हो सकता है, लेकिन कभी भी हो सकता है, इसलिए गंदगी से खास बचाव रखना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न बनता है कि माता पिता क्या सावधानी रखें कि बच्चे को डायरिया ना हो पाए? माता पिता सबसे पहले तो जैसा अभी बात हो रही थी कि साफ सफाई का ध्यान रखें जी। जो भी सबसे पहला तो इसमें सवाल ये आता है कि एक जो प्रथा कई बार रहती है कि बच्चे को लोग जो जन्म लेने के बाद से ही अपना दूध ना, माँ जो है अपना दूध ना पिलाने के बजाय बोतल से दूध पिलाना चाहती हैं, और संक्रमण फैलने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके इसको अवॉइड करना चाहिए, और माँ अपना दूध ही बच्चे को दें। 6 सप्ताह तक, 6 महीने की उम्र तक अच्छा होगा कि केवल माँ का दूध ही बच्चा पिए। अगर माँ का दूध ले रहा है तो इसके अलावा कुछ भी उसको लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। तो बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेज में जब माँ बीमार है या कुछ ऐसा है, तब हमें कुछ और देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो एक तो ये है। उसके बाद 6 महीने बाद ऑफ कोर्स हम लोग बच्चे को कुछ और भी ऊपर से खाने पीने की चीज़ें देते हैं। तो ऐसी स्थिति में साफ़ सफाई से दें। जो बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ़ धुले हों, जो पानी हो वो साफ़ सुथरा हो, ढक के रखा हुआ हो, जो खाने पीने की चीज़ें हों ताज़ी हों और ढक के रखी हुई हों, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा जैसा पहले बात हो रही थी कि जो अन्य चीज़ें बच्चों के संपर्क में रहती हैं, उसके खिलौने वगैरह भी हैं तो उसको समय समय पे धोते रहें, साफ़ रखें, तो संक्रमण का खतरा कम रहेगा। और संक्रमण से ही बचाव का दूसरा तरीका है, और केवल एकमात्र सबसे ज़्यादा कारगर जो उपाय है वो टीकाकरण है। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन तो बच्चे को अगर 3 बार ये वैक्सीन दे दी है तो संक्रमण का जो खतरा है वो काफ़ी कुछ कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन जो है आपने बताई, ये कब और कैसे दी जाती है बच्चों को, ये भी एक बार हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। नियमित टीकाकरण का जो कार्यक्रम है उसी के साथ में ही दी जाती है जी। इसको अलग से कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है बच्चे को, और ना ही कोई अलग से इसके लिए कैंपेन चलाने की आवश्यकता होगी। ये वैक्सीन ऑलरेडी 4 सितंबर से अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आ गई है जी। और बच्चे को मैं एक बार पूरा नियमित टीकाकरण का अगर कार्यक्रम बता दूं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है और हमारे दर्शक लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चे का टीकाकरण तो जन्म के समय ही प्रारंभ हो जाता है। बच्चा यदि किसी अस्पताल में जन्म ले रहा है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, तो जन्म के समय इसको कुछ टीके दे दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो एक BCG है ताकि उसको पूरी उम्र भर TB ना हो, उससे बचत रहे। दूसरा OPV की खुराक 2 बूंद पिला दी जाती है, और तीसरा हेपेटाइटिस B। जो माँ से बच्चे को जो खतरा रहता है हेपेटाइटिस B के संक्रमण का, वो
नहीं होगा। जी। इसके बाद बच्चे को 1 साल के अंदर 4 बार लाना होता है फिर से टीकाकरण के लिए। तो जो 6 सप्ताह का जब बच्चा होता है, लगभग 1.5 माह का, तो उसको टीकाकरण के लिए ले जाना होता है। और उसके बाद 4-4 सप्ताह के अंतर पे 3 बार ले जाना होता है, यानी 6 सप्ताह, उसके बाद 10 सप्ताह, उसके बाद 14 सप्ताह। तो ये जब तीनों बार ले जाएंगे तो एक पूरा पैकेज है जो वैक्सीन बच्चों को दी जाती हैं और उन रोगों से बचाव के लिए जिनसे बच्चे को खतरा हो सकता है। तो जैसे वो 6 सप्ताह पे ले जाया जाएगा तो उसको पहले डीपीटी दी जाती थी 3 रोगों से बच्चे को बचाने के लिए। अब डीपीटी के स्थान पे पेंटावैलेंट वैक्सीन आ चुकी है। ये बच्चे को 5 रोगों से बचाती है। उसके अलावा ओपीवी की खुराक दी जाती है, यानी कि मुंह से 2 बूंद पोलियो की ड्रॉप्स। अब रोटावायरस की 5 बूंद दी जाती है और साथ में आईपीवी की भी एक खुराक दी जाती है, जिससे बच्चा पोलियो से और अधिक सुरक्षित रहता है। कुछ जनपदों में अभी एक और वैक्सीन भी प्रारंभ हुई है, पीसीवी, तो जो कि बच्चे को निमोनिया से बचाती है, निमोनिया और मेनिंजाइटिस से बचाती है। तो 6 सप्ताह की उम्र में बच्चे को ये सारी वैक्सीन दी जाती हैं। इसी प्रकार से बच्चे को जब 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे ले जाएंगे तो ये वैक्सीन रिपीट होती हैं। ठीक है, तो 10 सप्ताह की उम्र में बच्चे को फिर से पोलियो की खुराक दी जाएगी, रोटावायरस की खुराक दी जाएगी और पेंटावैलेंट वैक्सीन लगाई जाएगी। और 10 सप्ताह की उम्र पे ले जाने पे 6 सप्ताह वाली सारी 14 सप्ताह पे ले जाने पे 6 सप्ताह वाली सारी वैक्सीन फिर से रिपीट की जाएगी। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हैं, फ़ोन ले लेते हैं। समीना जी हैं अलीगढ़ से। हेलो समीना जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि ये जो रोटा वायरस का वैक्सीन है, किस तापक्रम पर इसको स्टोर करना चाहिए? जी हाँ समीना जी, तापक्रम आपने बहुत बढ़िया पूछा है। इसके लिए हमारे सभी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता इसको लगाते हैं या ले जाते हैं, उनको पूरा प्रशिक्षण दिया हुआ है और इसको 2 से 8 डिग्री के तापक्रम में रखा जाता है। जी। इसके लिए निर्धारित है, उसकी पूरी व्यवस्था भी है। तो पीएचसी सीएचसी से अस्पताल जहाँ तक टीकाकरण सत्र तक ले जाते हैं उसके लिए व्यवस्था की गई है। एक वैक्सीन कैरियर होता है जिसमें आइस पैक होते हैं और वो इस तरह से उसका इंतजाम किया गया है कि ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री के बीच में ही रहती है। इसी प्रकार से जहाँ पर टीकाकरण हो रहा है वहाँ पर भी एक आइस पैक उसमें से निकाल के रखते हैं, जिसके अंदर जमी हुई बर्फ़ रहती है, उसके ऊपर ही इसकी वायल को रखते हैं, जिससे उसका लगातार टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री के बीच में बना रहता है। और इसमें एक और व्यवस्था की गई, क्योंकि इसका कोल्ड चेन हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, कि जिस समय एक नई वायल खोली जाती है रोटा वायरस की, तो उसको खोलने के बाद 4 घंटे तक ही इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर पूरी वैक्सीन ख़त्म नहीं भी हुई है और 4 घंटे पूरे हो गए हैं तो वो उस वायल से वैक्सीन नहीं दी जाएगी और कोई और बच्चा आ गया है तो उसके लिए एक नई वायल खोली जाएगी। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था की गई है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे को 2 से 8 डिग्री के बीच में ही ये वैक्सीन दी जाए। जी। और डॉक्टर साहब, यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डायरिया से बचाव हेतु रोटा वायरस के विरुद्ध नई वैक्सीन के बारे में, और आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप नियमित टीकाकरण का पूरा कार्यक्रम विस्तार से बता रहे थे, जो बीच में रह गया था, कृपया उसको दर्शकों के लिए पूरा करें। हाँ जी, तो मैंने बताया 3 बार कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की उम्र में। जी। इसके बाद जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो उसको एक बार फिर से ले आना होता है, जिस समय उसको 9 महीने के बाद वाली वैक्सीन दी जाती हैं। अभी तक इसमें एक तो मीजल्स की वैक्सीन दी जाती थी और जिसको कि अब इसको भी रिप्लेस करके नई वैक्सीन लाई जा रही है, जो कि MR वैक्सीन है, बच्चों को मीजल्स और रुबेला से बचाती है। साथ में जिन जिलों में जेई का प्रभाव रहता है वहाँ पे जेई की वैक्सीन भी दी जाती है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस या मस्तिष्क ज्वर जो बच्चों को होता है, और विटामिन ए की पहली खुराक भी दी जाती है, जिससे बच्चे का जो है इम्यूनिटी सिस्टम बेटर रहता है। तो ये हो गया 9 से 12 माह के बीच का वैक्सीनेशन। इसके बाद बच्चे को एक बार फिर से 14 सप्ताह से 14 माह से 24 माह के 16 माह से 24 माह के बीच में, यानी लगभग 1.5 साल की उम्र होने पे ले जाना होता है, जिसमें उसको कुछ और वैक्सीन दी जानी होती हैं, जिसमें खास तौर पे मीजल्स या MCV की दूसरी खुराक, और अगर जेई वाला स्थान है तो जेई की दूसरी खुराक दी जाती है, और विटामिन ए की भी दूसरी खुराक पिलाई जाती है। और इसके बाद बच्चे को 5 वर्ष पूरा होने पे एक बार और ले जाना होता है। तो इस तरह से बच्चे को जो है सभी टीकाकरण से आच्छादित करने पे
जो बहुत से खतरनाक रोग हो सकते हैं उनसे उसकी रक्षा जी। की जा आवश्यकता है सभी माता पिता जागरूक बने और सभी टीकाकरण जितने उसका लाभ उठाएं। हाँ जी डॉक्टर साहब, नियमित टीकाकरण जो राष्ट्रीय नियमित टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत रोटा वायरस की जो नई वैक्सीन है क्या वो भी शामिल है और किन स्वास्थ्य केंद्रों पर लगवाई जा सकती है या पिलाई जा सकती है? रोटा वायरस की वैक्सीन नियमित टीकाकरण में पूरी तरह से शामिल कर लिया गया है जी। ये जहाँ जहाँ भी टीकाकरण होता है सब जगह उपलब्ध है। तो ये जिला स्तर पे जिला चिकित्सालय या जिला महिला चिकित्सालय में उपलब्ध है। उसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पे ये दी जाती हैं। उसके अतिरिक्त गांव-गांव में सब सेंटर्स हैं जहाँ एनएम रहती हैं। इसी प्रकार से अब शहरी क्षेत्र में भी अर्बन हेल्थ सेंटर खुल गए हैं। तो इन सभी जगहों में इसकी व्यवस्था है। इसके अलावा चूँकि बहुत से बच्चे वहाँ तक सब सेंटर तक भी नहीं आ पाते हैं दूर दराज के एरिया से, तो प्रत्येक गांव में भी टीकाकरण किए जाने की व्यवस्था है। एएनएम वहाँ पे महीने में किसी एक दिन जाके टीकाकरण करती हैं। तो वहाँ पर भी ये रोटा वायरस की वैक्सीन अन्य वैक्सीन के साथ उपलब्ध है और बच्चे को अगर समय से ले जाएं तो ये वैक्सीन वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार होता है कि टीकाकरण का समय चल रहा है, बच्चे का ड्यू है टाइम और उसे बुखार चल रहा है या और कोई परेशानी है, तो क्या बुखार के समय में रोटा वायरस की वैक्सीन दी जा सकती है? अगर कोई साधारण बीमारी है, बुखार हल्का फुल्का है तो अवश्य दी जा सकती है और दी जानी चाहिए जी। हाँ, अगर कोई गंभीर रूप से बच्चा बीमार है, यहाँ तक कि उसको जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है, अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है, तो उस समय कोई भी टीका नहीं दिया जाता है जनरली। और जब वो बीमारी से रिकवर कर जाए उसके बाद जल्दी से जल्दी सारी वैक्सीन जो भी उसकी ड्यू हो चुकी हैं वो दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, रोटा वायरस का जो टीका है क्या ये दूसरे प्रकार के जो दस्त होते हैं बच्चे को किसी और इन्फेक्शन से, क्या उनसे भी ये बचाव करता है? और नहीं, रोटा वायरस की जो वैक्सीन है रोटा वायरस से होने वाले दस्त से ही बचाव करेगा। कई अन्य कारण भी हैं दस्त के, लेकिन उनसे बचाव नहीं कर पाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो विभिन्न प्रकार के वायरस वगैरह से दस्त होता है उनमें से रोटा वायरस का इन्फेक्शन ही सबसे ज़्यादा गंभीर प्रकार का है और जिससे मृत्यु की चांसेस अधिक रहते हैं। तो रोटा वायरस से हमारे गंभीर रूप से जो दस्त हैं उससे बचाव हो जाएगा, लेकिन अन्य कारणों से तब भी दस्त हो सकता है। जी। और दर्शकों, ये था हमारा आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम और अब वक्त है चलते चलते का। चलते चलते में हम आपसे पूछते हैं एक प्रश्न जिसका सही जवाब आप हमें पत्रों के माध्यम से या ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। तो अब जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रोटा वायरस वैक्सीन किस रंग का होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, रोटा वायरस वैक्सीन किस रंग का होता है? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको चाहिए होगा हमारा पता, तो अब जल्दी से नोट करिए हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। आपके पत्रों का हमें बहुत इंतजार रहेगा, पत्र लिखना ना भूलें। और डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी रोटा वायरस और उसकी वैक्सीन के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लाभ उठाते रहें और देखते रहें मिशन हेल्थ। नमस्कार।